सो बच्चों लास्ट 2 लेसन में हमने ये तो बात कर ली थी कि डेमोक्रेसी के अंदर डायरेक्ट तरीके से रूल करना इम्पॉसिबल है, यानी कि लीडर को कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात हो रही है इलेक्शंस की। अब इलेक्शन क्यों कंडक्ट करवाए जाते हैं और किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, सारी चीजों को आज के इस लेसन में हम कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। देखिए बच्चों, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है। और इंडिया जब से आजाद हुआ था 1947 से लेकर अभी प्रेजेंट टाइम तक इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो पीक लेवल की देखने को मिलती है। ऐसा कोई भी टाइम नहीं आया कि डिक्टेटरशिप या फिर आर्मी रूल यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया, नहीं, हम स्टार्टिंग से ही डेमोक्रेसी को मानने वाले रहे हैं। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस लेसन को किस तरीके से समझेंगे और क्या ऐसा प्रोसेस है इलेक्शन कंटेस्ट करने का लीडर्स के लिए, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया क्या क्या होता है और खास चीजें क्यों हैं और क्यों हमने डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस की बात की है। अब शुरुआत करते हैं एक केस स्टडी के साथ, आपको इस लेसन को समझने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकता है। ये जो केस स्टडी है बच्चों बताई गई है असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। हरियाणा में 1987 में इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो वाकई में ही काफी ज्यादा सोच विचार करने वाला था। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी गई आपकी एनसीईआरटी बुक में। इसमें एक मेन नाम आपको शो होगा जो कि है मिस्टर देवीलाल जी का, और ये देवीलाल जी जो है वो है हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ थे, ठीक है। अब इनका पॉलिटिकल कैंपेनिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से ऑलमोस्ट 2 ईयर से ज्यादा उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग करी है, पब्लिक मीटिंग करी है, और इनकी जो एज है वो 75 ईयर से ज्यादा की है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों हमारे देश के अंदर इलेक्शन होता है और यहाँ पे हरियाणा में इलेक्शन हुए थे 1987 के अंदर। इससे पहले 1982 से लेकर 86 तक वहां पे जो गवर्नमेंट रन की जा रही थी वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही थी। अब इन्होंने क्या किया था, ये ऑपोजिशन का एक फेज बने थे। ऑपोजिशन का फेज बनने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो छोटी मोटी जो पार्टियां थी उन्हें भी अपनी पार्टी में मर्ज कर लिया। इनकी पार्टी का नाम था लोक दल पार्टी। अब इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल कैंपेन किया था उसमें इन्होंने कुछ बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए थे। अगर ये इलेक्शंस जीत जाते 1987 का तो कुछ बड़े जो प्रोमिसेस हैं इनके, सबसे पहले जो पीजेंट्स है यानी जो किसान है उनका कर्जा माफ कर देंगे, जो स्मॉल ट्रेडर्स है यानी कि छोटे व्यापारी उनका भी कर्जा माफ कर देंगे। और ऐसा ही हुआ तब, क्योंकि उस समय वहां की जो जनता थी वो प्रेजेंट गवर्नमेंट से हैप्पी नहीं थी और वो चेंज चाहती थी। अब जब 1987 के अंदर इलेक्शन हुए तो उसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूं हमें क्या देखने को मिला। ये है बच्चों असेंबली इलेक्शन हरियाणा की जो 1987 का प्रॉपर यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे जो एमएलए की सीट है विधानसभा जिसे हम कहते हैं वो टोटल 90 है। अगर 90 यहाँ पे सीट है तो मेजोरिटी लाने के लिए आपको 45+1 मतलब 50% से आपको थोड़ा ज्यादा लाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो देवीलाल जी की पार्टी है उनका है लोकदल, और बाकी बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखें 90 सीट्स का तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सीट विन करी है वो है लोकदल पार्टी ने, जो कि है 60। देखा जाए तो उन्होंने अकेले दम पर ही अपनी यहाँ पे गवर्नमेंट बना ली, और जबकि कांग्रेस वहां की जो प्रेजेंट पार्टी थी उसे सिर्फ उस इलेक्शन में 5 ही सीट मिली है। तो आप देख सकते हो कि जो आम जनता है वो कितनी ज्यादा परेशान है उस समय की कांग्रेस से जो कि गवर्नमेंट में थी। तो चेंजेस हुआ, ऑब्वियसली हुआ। तो जब पार्टी बनी तो 60 जो एमएलए थे वो थे लोकदल पार्टी के, और बाकी इन्होंने जो अपना मोर्चा बनाया था छोटी छोटी ऑपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर, तो टोटल 76 यानी कि 90 में से 76 जो थी वो इनके फेवर में गई थी। तो हुआ क्या, ऑब्वियसली कुछ समय बाद ये वहां के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर बन गए और इन्होंने अपनी ऑथ ले ली गवर्नर से। उसके बाद जो इन्होंने प्रोमिस किया था उन्हें फुलफिल भी कर दिया, यानी कि जो स्मॉल ट्रेडर्स थे, जो पीजन से उनका जो कर्जा था उन्हें वे ऑफ कर दिया। तो ये था एक तरीके से केस स्टडी के बारे में। लेकिन सबसे हैरानी की बात पता है क्या है, अब देखिए इन्होंने गवर्नमेंट बनाई 1987 में,
और 5 ईयर का टाइम मिलता है, लिमिटेड टाइम मिलता है, जो कि इनकी गवर्नमेंट चली 1990 तक। ठीक है, उसके बाद जब 1991 में दोबारा से इलेक्शन हुए तो चांसेस तो यही है कि दोबारा से लोकदल पार्टी जीत सकती है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर स्पेशली इन इंडिया जो जनता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। 1991 का अगर रिजल्ट देखा जाए तो उसमें जो लोकदल पार्टी थी वो हार गई, यानी कि कांग्रेस जो थी वो दोबारा से जीत गई इलेक्शन। तो क्रेडिबिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करती है, और जनता जिसे चाहेगी उसे जितवा सकती है और जिसे चाहेगी उसे हरा सकती है। और यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात है कि मेन पावर अगर आप आम जनता के बीच में रखोगे तो डेमोक्रेसी क्या रहेगी, काफी ज्यादा हेल्थी हमें देखने को मिलेगी। तो ये था बच्चों हरियाणा की स्टेट असेंबली के इलेक्शन के बारे में एक छोटी सी केस स्टडी। होप्स हो कि आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा, और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि इलेक्शंस के अंदर जो आम जनता होती है उनका जो रोल होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यहां से हम मेन पार्ट के बारे में बात करते हैं, इलेक्शन के बारे में। आखिरकार इलेक्शन क्या होती है? तो अभी हमने इतनी देर से यही बारे में बात कर रहे हो। एन इलेक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल। तो बेसिकली इलेक्शन के अंदर यही होता है कि जो आम जनता होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो एमएलए के तौर पे चूज करे या फिर एमपी के तौर पे चूज करे, ठीक है, तो उन्हें चूज करती है एक लिमिटेड टाइम के लिए, ताकि वो उनकी जो नीड्स है उन्हें फुलफिल कर सके। क्योंकि देखिए आम जनता अपने काम में वैसे ही बिजी रहती है, तो पॉलिटिक्स के अंदर ये सारी चीजों का काम जो होता है वो लीडर का होता है, ताकि वो लीडर इनका एक रिप्रेजेंटेटिव बने और उनके लिए काम करे और उनकी जो लाइफ है और ज्यादा बेटर कर सके। इसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और इलेक्शन इसलिए कंडक्ट करवाए जाते हैं। होप सो कि यहां तक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है कि आखिरकार हमें इलेक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है। व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? तो इसकी जरूरत पड़ती है कैसे कैसे, देखिए सबसे फर्स्ट है वी कैन चूज हु विल लो फॉर देम। हम इसलिए इसे चूज करते हैं इलेक्शंस को, ताकि जो कानून बनाने का काम है वो कौन बनाएगा, वो ये लीडर बनाएंगे। ये लीडर जो होंगे डिबेट एंड डिस्कशन करके आम जनता को ध्यान में रखते हुए उनके फेवर में कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन को क्रिएट करेंगे जो कि सोसाइटी के लिए बेस्ट माने जा सके। सेकंड है वी कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। हम इसलिए इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसलिए जरूरी होते हैं, ताकि इसमें हम चूज कर सकते हैं गवर्नमेंट को जो कि रन करने का काम करती है, और जो मेजर डिसीजन होते हैं वो उन्हीं के हाथ में हुए होते हैं। ठीक है, लास्ट है वी कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिटिकल विल गाइड द गवर्नमेंट एंड द लॉ मेकिंग। इसलिए हम इन पॉलिटिकल पार्टी को भी चूज करते हैं जो कि गवर्नमेंट को रन करने का काम कर सके और एक अच्छा तरीके से सोसाइटी को स्टैब्लिश कर सके। सो दैट्स अ रीजन कि हमें इलेक्शंस की नीड होती है, और ऐसा ही चलता जा रहा है ना। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा प्रोसेस। आगे बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टैब्लिश नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी ही हमें देखने को मिलती है। उसकी जो फॉर्म्स है ना वो थोड़ी अलग अलग देखने को मिलती है, यानी कि जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने का जो लोगों का पैटर्न है वो थोड़ा हमें डिफरेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज कि ऐसी वो क्या चीजें हैं जो कि इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है, क्योंकि इलेक्शन तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी होती है। मैं आपको एग्जांपल शेयर कर सकता हूं, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी में मैंने आपको चाइना के बारे में बताया था। अब चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे जो एक पार्टी है लॉन्ग टाइम से वहां पे रन की जाती है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करेगा सबसे पहले उसे इसी से परमिशन लेने पड़ती है, यानी कि देखा जाए तो एक ही पार्टी यहाँ पे बनेगी, इलेक्शन फिर भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो हम इसे प्योर तरीके से डेमोक्रेसी नहीं मान सकते। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। मैंने आपको बताया ना कि इलेक्शन बहुत तरीकों से कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री होल्ड इलेक्शन, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शन हमें देखने को मिलता है, लेकिन बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन। जैसे कि हमने अभी चाइना का एग्जांपल अच्छे से समझ लिया। इसके अलावा और भी कंट्री थी, चाहे वो फिजी हो, एस्टोनिया हो, सऊदी अरेबिया हो, यहाँ पर भी हमें कुछ इक्वल तरीके से डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिल रही थी, है ना। नाउ क्वेश्चन इज कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके 5 रीजंस को लेकर। नंबर 1 है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। हर किसी को ये राइट है कि वो चूज कर सकता है। दिस मीन दैट एवरीवन शुड हैव 1 वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू।
यानी हर किसी के पास, डजंट मैटर कि उसकी कास्ट, उसका रिलीजन, उसका स्टेटस क्या है, लेकिन सबकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, वन वोट वन वैल्यू वाले। हमने फिजी के एग्जांपल से समझा था कि जो फिजी के नेटिव पीपल थे उनकी जो वोट की वैल्यू थी एज कंपेयर टू जो इंडियन पीपल्स थे जो फिजी में रह रहे हैं उनसे काफी ज्यादा थी। तो ये हम इक्वल नहीं मान सकते। तो हर एक वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए और सबको सिर्फ वन वोट ही दिया जाए। सेकेंड है देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टी एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर। बेसिकली एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो क्या होता है कि जो पार्टी एंड कैंडिडेट होते हैं वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, और वो अपने वोटर्स को कोई भी चीजें जो वो प्रोवाइड करवा सकते हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। अब सिर्फ वो अगर प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन उसे निभाना भी काफी जरूरी सा हो जाता है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है। यहां पर वो अकाउंटेबिलिटी चेक की जाती है कि जो उन्होंने वादे किए थे क्या वो उन्हें फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि टाइम इनके पास लिमिटेड ही होता है। ऐसा नहीं कि एक बार जीत गए तो वो कभी दोबारा नहीं हारेंगे। थर्ड है द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर आप अगर एमएलए जिसके अंदर सभी एमएलए जीते हुए चूज करते हैं अपने चीफ मिनिस्टर को, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसमें सभी जीते हैं एमपी जो है चूज करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, और उसी तरीके से काउंसलर जो कि लोकल लेवल के होते हैं ये सभी काउंसलर जीते हुए चूज करते हैं अपने मेयर को, स्पेशली इन अर्बन सिटीज के अंदर। तो इन सभी को 5 ईयर तक का टाइम दिया जाता है। आफ्टर 5 ईयर दोबारा से इलेक्शन होते हैं। अगर किसी लीडर ने अच्छा काम किया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर तो ऑब्वियसली उसके हाई चांसेस होते हैं जीतने के, लेकिन गारंटी किसी बात की नहीं है कि ये ही जीतेगा, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहां पे जो लीडर होते हैं उन्हें इतना ट्रस्ट होता है अपने ऊपर कि वो इलेक्शन यूं ही जीत जाएंगे लेकिन रिजल्ट उनके फेवर में नहीं होते। यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। इसके अलावा है द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है पीपल को कि वो इन लीडर्स को, इन कंटेस्टेंट्स को वोट करेंगे और जो भी लीडर जीतेगा वो एक तरीके से इन्हीं लोगों के लिए क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एंड लास्ट टाइम इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अगर गवर्नमेंट रन की जा रही है तो उसी के लीडर बार बार जीते जा रहे हैं, जैसे कि हमने मैक्सिको में देखा था। वो अपने ऑपोजिशन को कोई काम ही नहीं करने देती थी, चाहे मीडिया हो या फिर सोशल हो, वो सभी चीजों पे अपनी मोनोपोली को कायम रखती थी। तो उसे हम इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, है ना। तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन होने चाहिए ताकि लोगों के मन में भी तो रहे कि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे वोट की कुछ वैल्यू और हम अपने मन पसंदीदा लीडर को चूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों आप कह सकते हो कि इलेक्शन को एक डेमोक्रेटिक बनाती है। होप सो कि इन पांचों रीजन के बारे में आप अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद एक शॉर्ट फॉर्म में इन्हें फ्लो चार्ट में आप समझ सकते हो कि 1 पर्सन 1 वोट की वैल्यू हमें देखने को मिलती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जब इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। और जो इलेक्शन होते हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वन टाइम होते हैं, बल्कि वो रेगुलर इंटरवल पे होते रहते हैं, छोटे छोटे टाइम पीरियड में। इंडिया के अंदर वो 5 ईयर माना गया। इसके अलावा जो वोटर होते हैं उनके पास चॉइस होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट है और उसे ही वोट करना है। तो यहाँ पे कंपटीशन हमें हेल्थी देखने को मिलता है। और लास्ट है फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, तभी जाके ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। अब ये तो हो गया व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। नाउ क्वेश्चन इज कि कुछ इसके डीमेरिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसी चीज नहीं है कि सारी चीजें फेवर में होती है। आपने अक्सर सुना होगा आम भाषा में लोगों से कि आपको पॉलिटिक्स पसंद है, तो वो कहते हैं कि नहीं, उन्हें पॉलिटिक्स से काफी ज्यादा नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं, है ना। करप्शन के एलिगेशन एक दूसरे के पर लगाए जाते हैं। जो लोग होते हैं जो आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होते हैं किसी पार्टी की, वो आपस में हमेशा लड़ाई कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड भी हो जाती है। अब इसी को लेकर बच्चों इसके कुछ मेरिट और डीमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिट्स को लेकर कि इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन, और इसके बारे में डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। अच्छी चीजों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इलेक्शन ऑफर्स ऑल
ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। जब भी बात इलेक्शन की आती है तो ये पॉलिटिकल कंपटीशन से ही रिलेटेड होते हैं। दिस कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म, और कंपटीशन अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है वो है जो डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो आपस में कंटेस्टेंट्स को अपने अपने उतारती है सिर्फ जीतने के पर्पज से ही। तो इनमें जो कंपटीशन हो जाता है वो काफी हाई हो जाता है। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे हैं तो उसमें आप देखते हो कि डिफरेंट टाइप की जो पार्टीज होती है वो अपने अपने कंटेस्टेंट्स को उतारती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक प्लेस की बात करें लक्ष्मी नगर, तो लक्ष्मी नगर में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे एक सीट है एमएलए की या फिर एमपी की। तो वहां पे क्या होगा कि जैसे आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और भी बहुत सारी पार्टी वो अपने अपने जो कैंडिडेट है वहां पे उन्हें उतारेगी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। अब वहां के जो आम जनता होंगे, जो वोटर होंगे, जिस भी लीडर को वहां पे वोट करेंगे, जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाएगा। तो इसमें हम कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है, लोगों के पास चॉइस भी है और फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो मेन कंपटीशन उन कंटेस्टेंट्स के बीच में हमें देखने को मिल जाता है। इफ देयर इज नो कंपटीशन, अगर कंपटीशन नहीं होता है, इलेक्शन विल बिकम अ पॉइंटलेस, तो वो इलेक्शन ही पॉइंटलेस हो जाते हैं। इसके अलावा इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल लीडर नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल। ये जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं ये जानते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा है। इट मोटिवेट देम टू सर्व द पीपल, और यही चीजें इन्हें मोटिवेटेड करते हैं ताकि अगर वो जीते तो वो उनके लिए कुछ काम कर सके। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड एन इनिशिएटिव टू पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर, और ये जो टाइम टाइम पे रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन हमें देखने को मिलता है तो इससे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आफ्टर 5 ईयर दोबारा से उन्हें कैंपेनिंग शुरू करनी है। और ऐसा नहीं है कि कैंपेनिंग सिर्फ लास्ट टाइम पे होती है, लोग तो पार्टियां जो होती है वो आफ्टर 2 ईयर या 3 ईयर उसके बाद अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा से इलेक्शन जीतने भी होते हैं। लीडर रियलाइज दैट इफ दे वर्क फॉर द पीपल दे वुड बिकम पॉपुलर एंड देयर चांस टू विन वुड इंक्रीज। यानी कि जो लीडर अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अच्छा काम करते हैं तो उन्हें ये रियलाइज हो जाता है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उनके जीतने के ज्यादा चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आम जनता के लिए काफी अच्छा काम किया है। और अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि वो जो लीडर है वो जीत भी जाता है। अगर अच्छे काम करोगे तो फिर जनता आपको क्यों नकारेगी, है ना। बट हमने देवीलाल के कॉन्सेप्ट में हमने ये चीज नहीं देखी थी, क्योंकि उनकी पार्टी हार गई थी, उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो लोगों का विश्वास था वो ज्यादा कांग्रेस की साइड ज्यादा रहा था। ठीक है, ये भी चीजें मैटर करती है। ये तो चीजें होगी सारी इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं डीमेरिट्स के बारे में। डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, सबसे पहले है इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग आम आदमी को, बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी को। तो इस वजह से क्या होता है, सोसाइटी फैक्शनलिज्म हो जाती है, यानी कि लोग जो है ना अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड हो जाते हैं, और जिस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं तो उनकी हमेशा आइडियोलॉजी ऐसी बन जाती है कि वो दूसरे पार्टी को एक तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे, यानी कि उनकी नजर में दूसरी पार्टी सही नहीं है और जिस पार्टी को वो फॉलो करते हैं वही उनकी नजर में सही है। तो इस वजह से ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है और सोसाइटी के लिए सही नहीं रहती, क्योंकि ये डिसयूनिटी को क्रिएट करती है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अदर। हमेशा पॉलिटिकल कैंपेनिंग जितने भी होते हैं, जो बड़े से बड़े लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, देखो ये पार्टी तो करप्शन वाली है, ये पार्टी ऐसी है वैसी है, जो भी है, या इसका लीडर ऐसा वैसा है, ताकि जो आम जनता है वो उसको वोट कर सके जो एलिगेशन लगा रहा है किसी दूसरी पार्टी के ऊपर। पार्टी एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। हमेशा देखने को मिलता है कि जो करप्शन होता है वो हमेशा इलेक्शन में कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, हर तरीके से वो और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है वो इतना नहीं रह जाता। सामने तो कंपटीशन है लेकिन बैक साइड में वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वन साइडेड बना देते हैं। प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। अगर आप किसी पार्टी के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर प्रेशराइज करके इलेक्शन जीत जाते हो तो ये हेल्थी नहीं माना जाता डेमोक्रेसी के लिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव डीमेरिट्स एंड अनहेल्थी कंपटीशन, सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरेना। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग ही खराब होते हैं, कुछ ऐसे लीडर भी होते हैं जो प्रॉमिस करते हैं उसे फुलफिल भी करके दिखाते हैं। बस ये है कि उनकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा कम होती है, मेजॉरिटी हमेशा जीत जाती है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों
इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में। होप सो कि आप अच्छे तरीके से सभी टॉपिक समझ चुके होंगे। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिएगा। ये था हमारा पार्ट 1 के बारे में। अब जो हम सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे उसमें बेसिकली बात करने वाले हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे टर्म्स आएंगे जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, वोटर की क्या क्या वैल्यू होती है। ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलने वाली है। तो ये था आज की इस वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।